नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है सभी के। आशा करता हूं सभी स्वस्थ होंगे और आप सब ने अपने अध्ययन को नियमित रूप से जारी रखा होगा। दोस्तों, मेरा नाम है कपिल गौतम और आज हम चर्चा करने वाले हैं केंद्रीय स्तर की मतलब सेंट्रल लेवल की बहुत सारे एग्जाम्स और उनके सिलेबस के बारे में, जैसे एसएससी, रेलवेज, एनटीपीसी, एफसीआई और भी जितनी भी केंद्रीय स्तर की परीक्षाएं हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्या उनका सिलेबस रहता है और कैसे वहां से क्वेश्चन निकलते हैं, और एक कोई छोटा सा टॉपिक भी आपको यहाँ पर मैं बताता चलूंगा कि हमारे पढ़ने का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का रहेगा। मैं अपना परिचय आपको देता चलूं। दोस्तों, मेरे को पिछले 13 वर्ष से मैं अध्ययन कार्य में लगा हुआ हूं। साथ ही में मैं 5 से 7 वर्षों से लगातार ऑनलाइन कक्षाएं भी ले रहा हूं। तो मैं आपको इतना जरूर बताना चाहूंगा कि जितना मैं आपको पढ़ा दूंगा, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या कि आप चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या आप रेलवेज की तैयारी कर रहे हैं या और कोई भी सेंट्रल लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इतना आपको आश्वस्त करता हूं, क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाएगा। मैंने अब तक कम से कम 5 से 7 लाख स्टूडेंट्स को ऑफलाइन और कम से कम 2 से 4 लाख स्टूडेंट्स को ऑनलाइन पढ़ाया है और ईश्वर की कृपा से कम मेरे 25 से 30 हजार स्टूडेंट्स फाइनल स्टेज तक सिलेक्शन ले चुके हैं। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। चलिए शुरू कर लेते हैं कि हम एसएससी, रेलवे मतलब केंद्रीय स्तर की परीक्षाओं में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम भारतीय भूगोल के बारे में। तो भारतीय भूगोल में कौन कौन से टॉपिक है जहां से क्वेश्चन निकल कर आते हैं ज्यादातर मामलों में, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा बाहर। जैसे हम इंडियन ज्योग्राफी की बात करेंगे तो अक्षांश, देशांतर, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड के बारे में बात करेंगे। सामान्य परिचय की भी हम बात करेंगे, जनरल इंट्रोडक्शन इंडिया के बारे में मैप के थ्रू हम इसको पढ़ने वाले हैं दोस्तों। साथ में हम भौगोलिक प्रदेशों के बारे में भी यहाँ पर बात करेंगे, कौन कौन से फिजियोग्राफिक डिविजन्स जो है भारत के हैं, ठीक है। साथ ही में जो नदियां हैं, रिवर्स है, ड्रेनेज सिस्टम है, अफवाह तंत्र है, गंगा है, यमुना है, चेनाब है और भी जितनी नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र है, सबके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी के संदर्भ में। फिर जब हम नदियां पढ़ लेंगे तो साथ ही में बहुत सारी बांध और सिंचाई परियोजनाएं जो है उनको भी साथ ही में पढ़ेंगे, क्योंकि नदियों से ही रिलेटेड टॉपिक है तो इसको साथ में पढ़ेंगे, ठीक। फिर बाद में हम देखेंगे भारत की प्रमुख झीलें कौन कौन सी है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन को भी हम साथ में लेके चलेंगे कि कौन कौन से जो है सड़क परिवहन में क्या क्या आ जाता है, रेल परिवहन में क्या क्या आ जाता है, वायु परिवहन, जल परिवहन और पाइपलाइन परिवहन, ठीक है, जिसके माध्यम से प्राकृतिक गैस है, क्रूड ऑयल है मतलब खनिज तेल है इत्यादि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है, उन सबको हम पढ़ेंगे परिवहन ट्रांसपोर्टेशन में। कृषि और साथ में कृषि जो फसलें हैं उनके बारे में हम जानेंगे, कौन कौन सी कैच क्रॉप्स होती है, रबी, खरीफ, जायद इत्यादि के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। कहां पर कौन सा राज्य अग्रणी है, ठीक है, किस प्रकार का उसको क्लाइमेट चाहिए होता है। अब क्योंकि क्लाइमेट चाहिए होता है तो हम साथ में क्या भी पढ़ेंगे, क्लाइमेट। और क्लाइमेट ऐसा टॉपिक है जिसको हम जोड़कर पढ़ेंगे दोस्तों, किससे, जिसको हम जोड़कर पढ़ने वाले हैं अक्षांश और देशांतर से। अक्षांश देशांतर को ठीक से पढ़ लेंगे तो जलवायु और ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगी। तो भारतीय जलवायु किस किस प्रकार की है, इसके उत्तरी क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र में, दक्षिण क्षेत्र में किस किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, उसके बारे में हम करेंगे बात। आगे बढ़ने पर देखेंगे कि भारत के प्रमुख जो नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, उनके बारे में बात कर ली जाएगी। भारत में मिनरल्स कौन कौन से पाए जाते हैं उनके बारे में भी डिटेल में चर्चा करेंगे दोस्तों। साथ ही में इंडस्ट्रीज, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन तकरीबन हर बार आता है और ऐसा टॉपिक है जहां से अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको अतिरिक्त नंबर ही देकर जाएगा दोस्तों। साथ में हम सॉइल्स के बारे में बात करेंगे, तुलनात्मक दृष्टि से थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस भी कम आते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन आएगा तो मान के चलिए नंबर ये भी अच्छे देकर जाएगा। साथ ही में हम भारत के प्रमुख जनजातियों के बारे में बात करेंगे। साथ ही में एक और टॉपिक जो यहां पर मैंने मिस कर दिया, मैं आपको बता दूं, जनगणना, साक्षरता, ठीक है, घनत्व, तो सेंसस के बारे में बात करेंगे। साथ में भारत की जो साक्षरता दर है, लिंग अनुपात है, ये सब है, इनके बारे में हम ये इंडियन ज्योग्राफी के मेजर टॉपिक्स हो जाते हैं जिसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद में अब हम बात कर लेते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में कौन कौन से टॉपिक आ जाते हैं। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर महाद्वीप और महासागर, चाहे तो इसको एक टॉपिक मान सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, बेस है वर्ल्ड ज्योग्राफी का महाद्वीप और महासागर और इनकी लोकेशन किस पर, ये मैप पर पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। भारत को भी सबसे पहले जो जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे मैप पर देखेंगे, इसको भी मैप पर ही देखेंगे। फिर यूनिवर्स और सोलर सिस्टम, इन दोनों से मतलब ब्रह्मांड और सौरमंडल से क्वेश्चन अच्छी खासी मात्रा में आ जाते हैं, सिंपल क्वेश्चन आते हैं लेकिन नंबर अच्छे देखा जाते हैं। साथ में हम विश्व के प्रमुख पर्वत, पठार, मैदान और मरुस्थलों के बारे में भी बात करेंगे, कहाँ कहाँ पर कौन सा पर्वत है, जैसे रॉकीज कहाँ पर है, एंडीज कहाँ पर है, या आटाकामा मरुस्थल कहाँ पर है, इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। विश्व की प्रमुख नदियों के बारे में भी बात करेंगे, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, विश्व का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, कहाँ कहाँ पर है, कौन से कॉन्टिनेंट में है, कौन से देश में है, क्या इसके इंपॉर्टेंस है, सबके बारे में करेंगे बात। फिर अगला टॉपिक निकल कर आ जाता है ज्वालामुखी। तो विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी, जैसे प्रसुप्त सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा, एक्टिव वोल्केनो कौन सा है, इसके बाद में
प्रसुप्त ज्वालामुखी कौन सा है, मृत या शांत ज्वालामुखी कौन से है, और विश्व के कौन कौन से देशों में पाए जाते हैं, कौन कौन से महाद्वीपों पर है, उनके बारे में करेंगे बात। भूकंपीय क्षेत्र कौन कौन से, वर्ल्ड के जो मेजर सिस्मिक जोन है उनके बारे में भी यहाँ पर बात करेंगे। साथ में जो ग्रासलैंड वाला टॉपिक है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार आ जाता है, पंपास है, लानोस है, ठीक है, इसके अलावा प्रेरीज है इत्यादि जो घास के मैदान है, विश्व के कौन कौन से कोनों में घास के मैदानों को क्योंकि अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो हम देखेंगे कि कौन से घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं। फिर वर्ल्ड की जो इंडस्ट्रीज है मेजर, उनके बारे में बात करेंगे। डेट्रॉइट किसके लिए प्रसिद्ध है, रूर किसके लिए प्रसिद्ध है, इसके बारे में करेंगे बात। फिर प्रमुख खनिज क्षेत्रों के बारे में भी बात करेंगे। मिनरल्स के मामले में विश्व के कौन कौन से क्षेत्र है, कौन कौन से देश है जहां पर से कौन कौन से मिनरल्स निकल कर आ जाते हैं। साथ ही में हम कृषि और फसलें किसके संदर्भ में भी पढ़ लेंगे दोस्तों, विश्व के संदर्भ में पढ़ लेंगे, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी हो जाता है। अब वर्ल्ड ज्योग्राफी के बाद में कई बार फिजिकल ज्योग्राफी से अच्छे क्वेश्चन निकल कर आते हैं, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी में कौन कौन से क्वेश्चन है यहाँ पर देख रहे हैं आप। पहला क्वेश्चन आ जाता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, सियाल सीमेनिफर इत्यादि, कोर किसे कहा जाता है, ये सब कुछ आ जाता है इसमें। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के बारे में हम बात करेंगे, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्यों क्या है, किसने दी थी, धरातलीय प्लेटें क्या होती है इत्यादि के बारे में। अच्छा क्वेश्चन है जो भूकंप से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। फिर इसके बाद में दोस्तों तीसरा टॉपिक है, इसमें सब टॉपिक्स बहुत सारे हैं। जैसे जब हम लिथोस्फीयर मतलब स्थल मंडल के बारे में बात करते हैं तो इसमें चट्टाने मतलब रॉक्स आ जाती है, वोल्केनो मतलब ज्वालामुखी आ जाते हैं। भूकंप के बारे में बात करेंगे, सब स्थल मंडल के भाग हैं दोस्तों। सुनामी आंतरिक जब समुद्र के अंदर जो भूकंप आता है उससे बनती है, तो ये सब क्या है, स्थल मंडल पढ़ेंगे, तो स्थल मंडल में ये पढ़ेंगे। फिर इसी प्रकार हम जलमंडल पढ़ेंगे, तो हाइड्रोस्फीयर में महासागरीय उच्चावत कौन कौन से स्ट्रक्चर्स है, गर्त कैसे पाए जाते हैं, मैदान कैसे पाए जाते हैं, मग्न तट क्या होते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। फिर महासागरीय गर्तों के बारे में बात करेंगे, जैसे मेरियाना ट्रेंच है दुनिया का सबसे गहरा गर्त है, कौन से महासागर में है, सुंडा गर्त कहाँ पर है, सारे विश्व के गर्तों के बारे में बात करेंगे। विश्व की प्रमुख जो झीलें हैं, खारे पानी की झील, कृत्रिम झील, मीठे पानी की झील, इनके बारे में बात करेंगे। ठीक, फिर बात करेंगे हम तीसरा वायुमंडल। जब हम वायुमंडल एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम, वायुदाब पेटियां हम यहाँ पर पढ़ेंगे, जो प्रेशर बेल्ट्स हैं इनके बारे में पढ़ेंगे, जैसे 7 है, घोड़े का अक्षांश किसे कहा जाता है, इसके अलावा वायुदाब पेटियां कितनी होती है, बहुत सारे टॉपिक है इसके छोटे छोटे। फिर चक्रवात और प्रतिचक्रवात मतलब साइक्लोन और एंटी साइक्लोन के बारे में भी बात करेंगे दोस्तों। घाटी और पर्वत समीर के बारे में बात करते चलेंगे, और इससे ही जुड़ा हुआ एक और टॉपिक जलीय और स्थलीय समीर के बारे में भी चर्चा की जाएगी। साथ ही में वायुमंडल की संरचना जो स्ट्रक्चर है एटमॉस्फेयर की वो क्या है, जैसे स्थल मंडल में वायुमंडल में आ जाता है क्षोभ मंडल है, फिर समताप मंडल है, आयन मंडल है इत्यादि के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंस है। और लास्ट में हम बात करेंगे दोस्तों विविध के बारे में, जो कुछ बच जाएगा मिसलेनियस वो सब इसमें आ जाएगा। भारत में सबसे बड़ा, भारत में सबसे छोटा, वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा, छोटा, सबसे लंबा, सबसे गहरा, इस प्रकार के क्वेश्चन ये भी हम देखेंगे। तो ये मोटा मोटा जो सिलेबस है एसएससी, रेलवे इत्यादि जो केंद्रीय स्तर की परीक्षाएं वो यहाँ पर हो जाता है। एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पर आपको समझाता हुआ चलेंगे दोस्तों। बात कर लेते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में, ठीक है, मतलब सोलर एक्लिप्स और ल्यूनर एक्लिप्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जिस प्लेनेट पे हम रहते हैं नाम है उसका प्लेनेट अर्थ, पृथ्वी उसे कहा जाता है। अब क्योंकि पृथ्वी एक ग्रह है तो इसका एक प्राकृतिक उपग्रह भी है जिसका नाम है ल्यूनर मतलब मून, अर्थात चंद्रमा एकमात्र पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। एक ही प्राकृतिक उपग्रह जिसे चंद्रमा कहा जाता है। और सूर्य क्या करता है, हमारे लिए प्रकाश का और साथ में जीवन का मुख्य स्रोत भी क्या है, लाइफ का मेन जो सोर्स है पूरे सोलर सिस्टम में वो कौन है, सन है। साथ ही में लाइट का भी जो मेन सोर्स है वो कौन है, सूर्य ही है। अब चंद्रमा के साथ साथ पृथ्वी भी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ठीक है, तो क्योंकि ये चारों ओर चक्कर लगा रही है इसी वजह से घूमने के दौरान कभी कभी क्या होता है, सन, मून और अर्थ ये इस प्रकार से एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। तो वह स्थिति जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक सीधी रेखा में आ जाते हैं, इस स्थिति में ग्रहण की स्थिति बनती है। और साथ ही में कई बार इस स्थिति को क्या कह दिया जाता है, सिजिगी भी कह दिया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए इसको एक डायग्राम से हम समझने का प्रयास करते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं कि सूर्य ग्रहण की बात कर लेते हैं। सबसे पहले सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं, पहली बात तो सूर्य ग्रहण हमेशा कब होता है दोस्तों, अमावस्या को ही होता है, कभी पूर्णिमा को नहीं होता। और अमावस्या के दिन क्या होता है, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, सन, मून और अर्थ, ये बन गया SME, ठीक है, सन, मून और अर्थ। और इसी सीक्वेंस में एक सीधी रेखा में आ जाते हैं जिससे चंद्रमा की परछाई किस पर पड़ती है, पृथ्वी पर गिरती है, इसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है, ठीक है। यहां इस डायग्राम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ये रहा सन, ये रहा मून और यहां पर आप देख रहे हैं अर्थ। अब भाई साहब आप समझते हैं कि आप खड़े हुए हैं मान के चलिए अर्थ पर, ठीक है, और यहां पर है प्लेसमेंट किसका, मून का। तो अगर आप यहां खड़े हैं और यहां पर आपको चंद्रमा आ जाए तो क्या आप सीधे यहां से सूरज को देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। और नहीं देख पाएंगे इस वजह से जब पृथ्वी से
सूर्य सीधा नहीं दिखाई देगा क्योंकि बीच में चंद्रमा आ जाएगा, मतलब एस एम और ई की स्थिति बनेगी। ये स्थिति बनेगी एस एम ई की स्थिति में हमेशा क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है दोस्तों। एस एम ई की स्थिति में क्या होता है, सूर्य ग्रहण, मतलब सन मून और अर्थ ये प्लेसमेंट होगा तो हमेशा सूर्य ग्रहण होगा। ठीक, अब याद रखिएगा सूर्य ग्रहण में क्या होता है, चंद्रमा किस किस के बीच में आता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं आगे और बात कर लेते हैं चंद्र ग्रहण कब होता है। ठीक है, चंद्र ग्रहण की बात करेंगे तो लूनर एक्लिप्स में क्या होता है कि पूर्णिमा, हमेशा याद रखिएगा चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को ही होता है दोस्तों, जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा, यहाँ पर एस ई एम, वहां पर तो क्या था एस एम ई और यहाँ पर है एस ई एम, एक सीधे रेखा में आ जाते हैं, तो सिक्वेंस ये रहेगा। ठीक है, तो पृथ्वी की परछाई या छाया किस पर पड़ती है, चंद्रमा पर पड़ती है, इसे ही क्या कहा जाता है, लूनर एक्लिप्स या चंद्र ग्रहण के नाम से जाना जाता है। समझिए इसको एक बार इससे, देखिए यहां पर रहा सूरज, यहां पर रही पृथ्वी और यहां पर मून। अब ये आप जानते हैं कि चंद्रमा अपने स्वयं के प्रकाश से नहीं चमकता, किसके प्रकाश से चमकता है, सूर्य का प्रकाश आता है चंद्रमा पर जो रिफ्लेक्ट होकर हम पृथ्वी पर आता है, जिसकी वजह से हम चंद्रमा को देख पाते हैं। पर जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ जाएगी, पृथ्वी, मतलब अलाइनमेंट ये बैठेगा सन अर्थ और मून, ये स्थिति बन जाएगी, ये स्थिति बनेगी तो भाई साहब सूर्य की रोशनी तो पड़ेगी अर्थ पर और अर्थ की परछाई पड़ेगी किस पर, चंद्रमा पर। एक तो परछाई पड़ गई, दूसरा क्या है, सूर्य का प्रकाश पहुंच नहीं पाया किस तक, मून तक, तो उसकी वजह से चंद्रमा जो है दिखाई नहीं देगा, और चंद्रमा नहीं दिखाई देगा उसी को क्या कहेंगे हम, ग्रहण। और ये ग्रहण हमेशा कब होता है, पूर्णिमा को ही होता है, लेकिन प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं होता है। तो देखिए दो स्थिति हो गई, एस ई एम और एस एम ई। ठीक है, अब एस ई एम की स्थिति है, इसको तो हम बोलेंगे क्या, चंद्र ग्रहण, और एस एम ई की स्थिति को बोलेंगे सूर्य ग्रहण। एक चीज यहां पर कॉमन है दोस्तों, देखिए ये एस मतलब सूर्य कभी अपनी स्थिति नहीं बदलता, पृथ्वी और चंद्रमा ही एक दूसरे की स्थिति को यहां पर बदलते हैं, और उसकी वजह से जो है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होते हैं। चंद्र ग्रहण की स्थिति में हमेशा क्या होता है, पृथ्वी सूर्य तथा चंद्रमा के बीच में आ जाती है। आप तो सिंपल सा याद रखिए, आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, एस ई एम और एस एम ई ये लिख के देख लीजिएगा, बिल्कुल भी गलती नहीं होगी इसके बाद में। अगर सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ रही है तो चंद्र ग्रहण होगा, और सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ रहा है तो सूर्य ग्रहण होगा, सिंपल। ठीक है, और लास्ट में हम ये देख लेते हैं कि सूर्य ग्रहण हमेशा कब होता है, हमेशा सूर्य ग्रहण कब होगा दोस्तों, अमावस्या को ही होगा। लेकिन ये बिल्कुल जरूरी नहीं है दोस्तों कि हर एक अमावस्या को जो है सूर्य ग्रहण होगा। उसका कारण, तो कारण क्या है, क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी के जो अक्ष है उनका एक्सिस है, उनमें उनकी दूरी में अंतर पाया जाता है 5 डिग्री का। कितना, 5 डिग्री का। इस वजह से सूर्य ग्रहण हमेशा नहीं होता। यही कारण है कि चंद्र ग्रहण जो है वो भी हमेशा कब होता है, पूर्णिमा को होता है। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को ही होता है, लेकिन वहां पर भी ये जरूरी नहीं है कि प्रत्येक पूर्णिमा को क्या हो दोस्तों, चंद्र ग्रहण हो। कारण वही आपके सामने है कि पृथ्वी और चंद्रमा के अक्ष में अंतर का पाया जाना, इस वजह से होता है चंद्र ग्रहण। तो दोस्तों आशा और अपेक्षा आप लोगों से यही है, लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। एक नए लेक्चर में कुछ नई जानकारियों के साथ आप सभी से जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।